अर्थव्यवस्था सुधरने के बावजूद, बिहार की और देश की अर्थव्यवस्था सुधरने के बावजूद और 15 साल के शासन के बावजूद यहाँ पर कोई उद्योग कल कारखाना नहीं खुल सका। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और अभी जो संकट पूरे किसान इसके साथ आया, मजदूरों के साथ आया, निश्चित रूप से उसका जिम्मेदार बिहार सरकार है, एनडीए सरकार है। 15 साल का शासन है, जबकि लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में भी नीतीश कुमार सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। लेकिन 15 साल में एक उद्योग कल कारखाना नहीं खुल पाना निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और जिस तरह की प्रताड़ना लोगों ने सही है, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो गई, जिस तरह नरकीय जीवन जीने पर विवश हुए हैं, मुझे लगता है कि ये इससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है कि आखिर बिहार में ऐसी कैसी सरकार है, कैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व है जो बिहार के मजदूरों को रोजगार नहीं उपलब्ध करा सके, उद्योग कल कारखाने नहीं खोल सके। इसीलिए हमारे पार्टी का मुद्दा इस कोरोना से पहले है कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विजन रखा है, एक सोच रखा है कि हमारी सत्ता अगर आती है, जनता अगर आशीर्वाद देती है हमारी पार्टी को, तो हम सबसे पहला और सबसे बड़ा काम करेंगे कि करोड़ों की संख्या में रोजगार का सृजन पैदा करेंगे। और कैसे करेंगे, निश्चित रूप से उसका एक विजन है, ब्लूप्रिंट है, उस दिशा पे हम लोग काम करेंगे। और जनता जिस तरह से त्राहिमाम हुई है, मजदूर त्राहिमाम हुए है, आशीर्वाद मिलेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। जैसा कि सरकार, बिहार सरकार जो है 7 निश्चय योजना लाई बिहार में। 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना पे काम हुआ है, सड़क नाली योजना पे काम हुआ, लेकिन ये कहीं जमीनी स्तर पे ये काम हुआ नहीं है। और देखा जाए तो इसमें भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ा है। कहने को तो बिहार सरकार या सरकार जो है, सुशासन बाबू जो है, कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त हो है और मुक्त करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखे हैं ग्राउंड लेवल पे, हम लोग काफ़ी रिपोर्टिंग की है, वहाँ पर देखने को मिला है कि जो मुखिया हैं, माननीय मुखिया जी के द्वारा पैसा का गमन, वार्ड मेंबर के द्वारा पैसा का गमन कर लिया गया है, नल जल वाला योजना पे काम नहीं हुआ है। तो इस पे आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसे इसको देखें और इस दिशा में क्या कदम उठाएं? देखिए, सबसे पहली बात है, जितना भी बिहार के डेवलपमेंट की जो योजना चल रही है, यह योजना एनडीए की योजना नहीं, यह योजना महागठबंधन की योजना है। आदरणीय नेता हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी और कांग्रेस के तमाम संयुक्त और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संयुक्त बैठक में यह तय हुआ कि हमारा एजेंडा क्या होगा और हमारी सरकार बनेगी तो जनता से हम कौन कौन सा काम करेंगे। हमने मैनिफेस्टो में यह डाला कि पेयजल का संकट है, हम पेयजल संकट को दूर करेंगे, गली नली की दिक्कत है, इसको दूर करेंगे, गरीब छात्रों को पढ़ने में दिक्कत है, उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। इस तरह के 5-7 हम लोगों ने कमिटमेंट जनता से हम लोगों ने किया था, घूम करके। मुख्यमंत्री जी करते थे, तेजस्वी यादव करते थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी करते थे, और हमको सब जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनी और उसी एजेंडे पे काम हो रहा है। एनडीए का तो ये एजेंडा ही नहीं, सरकार एनडीए का है, लेकिन काम जो चीज चल रहा है वो हमारे एजेंडे पे चल रहा है। जो हमने जनता के बीच कमिटमेंट हमारे महागठबंधन ने किया था, उस पर काम चल रहा है। आप भाजपा का मैनिफेस्टो, एनडीए का मैनिफेस्टो देखिएगा, उसमें गली नली योजना नहीं है, उसमें नल जल की योजना नहीं है। इसलिए जो भी काम चल रहा है वो हमारे गठबंधन के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात सही कह रहा है, लेकिन सरकार का यह गलत नीति है कि सारा आरोप वार्ड मेंबर पर, मुखिया पर और जनप्रतिनिधि पर सिर्फ दिया जा रहा है। यह गलत है, इससे हम राष्ट्रीय जनता दल सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि इस भ्रष्टाचार में इनके विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर वगैरह की बड़े मामले में संलिप्तता है। ये मोटी रकम मांगते हैं किसी भी पैसा को वहां देने के लिए, काम कराने के लिए एक शर्त, कंडीशन एक मोटा रख देते हैं, जिसकी वजह से वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, उसको बाध्य होना पड़ता है कि जब तक अगर हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में काम करना है तो विभाग के अधिकारी लोग हैं, इनका बात हमको सुनना पड़ेगा। और जिसके कारण एकदम घटिया काम हुआ है, ये बात सही है। इससे मैं सहमत हूँ कि पूरी तरह से पूरे बिहार में जो भी काम हो रहा है वो बड़े घटिया काम हो रहा है, इसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ आप जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार दीजिएगा कि वार्ड मेंबर, मुखिया ने इस पर चोरी किया है, ये सरकार की सोच गलत है या लोगों की सोच यह गलत है। जब सरकार और विभाग के अधिकारी कौन होते हैं? सरकार ही के तो अंग है, सरकारी के अगर डीएम होते हैं या कोई एसडीओ होते हैं, बीडीओ होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सब सरकार के ही अंग है।
तो इनके बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ इनका विजिलेंस है, कहाँ इनका मॉनिटरिंग सेल है? जो मॉनिटरिंग करता है, हर डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग सेल होता है। जिस तरह से लूट मचा नल जल की योजना में, जिस तरह से 50% पैसा इन लोगों ने पूरे कर्मचारी पदाधिकारियों ने जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार किया है, इसमें मुखिया और वार्ड मेंबर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें पहला जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो विभाग के तमाम अधिकारी नीचे से ऊपर तक है, सबकी नजरों के सामने हो रहा था। हम लोग बता रहे थे कि इसमें बड़े पैमाने पे 10-10%, 15-15, 20-20% पैसा विभाग के लोगों के द्वारा मांगा जा रहा है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसका हिस्सा सरकार के बड़े पद पे बैठे लोगों तक जा रहा था, सत्ता में शीर्ष पे बैठे लोगों तक जा रहा था, जिसके कारण इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अधिकारी वगैरह जो हैं तो या फिर कर्मचारी उनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उस मतलब कि उनके द्वारा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित रूप से किसी भी, जब सरकार ऑल इन ऑल पावर है और किसी भी भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में कुछ गलत होता है, इसकी सीधी जवाबदेही सरकार की होती है। सरकार का ही काम होता है कि तमाम चीज़ों का मॉनिटरिंग करना। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग सेल होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं कि कोई चीज़ हो रहा है तो उसका फलाने मॉनिटरिंग करेंगे, उसके ऊपर के लोग मॉनिटरिंग करेंगे, शिकायत जाएगी उससे ऊपर के लोग मॉनिटरिंग करेंगे। अभी तक किसी जिले में कोई जेई को आपको पता चला है कि FIR हो रहा है, जेल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं? अब तक तो 50% जेई पर एई को FIR करके जेल में रहना चाहिए था। जितने बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। आपने अरबों रुपया, ये पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नहीं है, या पैसा सुशील मोदी का नहीं है, या पैसा बिहार की जनता का है। बिहार की जनता का पैसा को जिस तरह से बंदर बांट किया, मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, 2 साल के अंदर अंदर बिहार में जो अरबों खरबों रुपए नल जल में लगे हैं वह बेकार हो जाएंगे। तमाम नल जल आपका बैठ जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी कर्मचारी लोग होगा। ठीक है, इन्होंने बाध्य किया है जनप्रतिनिधियों को, मुखिया को, वार्ड मेंबर को कि आप इतना पैसा देंगे तभी आपको काम करना पड़ेगा। जब इतना पैसा दे दोगे भाई तो काम अच्छा गुणवत्ता कहाँ से खोजोगे आप? सही बात है। इसीलिए जनप्रतिनिधि को दोष डालना सरकार बंद करे और अपने जो इनके अधिकारी थे, इनका इंजीनियर का काम था ना कि वहाँ पर ठीक ढंग से काम कराना, क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्ता को देखना इनके इंजीनियर का काम है। कैसे आपने MD बुक कर दिया, कैसे ये सब कर दिया, सारा काम कैसे किया? जबकि जेई होते हैं, BDO होते हैं, उससे ऊपर अधिकारी होते हैं, उससे ऊपर अधिकारी होते हैं। स्पष्ट रूप से पूरे बिहार में जिस तरह से लूट मचा हुआ है, निश्चित रूप से वो बहुत ही दुखद है। और हमें लगता है कि अगर ईमानदारी से मुख्यमंत्री इस पर जांच करवा देते तो इसमें व्यापक सुधार भी हो सकता था और क्वालिटी का काम होता। जो पैसा जनता के लिए नल जल में लगा है, 10 साल 20 साल लोग चलता। आज देखिए आपने सरकार बाद में चेंज किया, PhD के माध्यम से काम कर रहा है, PhD के माध्यम से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि पूरा लूट हो गया, पूरा काम मेरा 2 खरब रुपया बर्बाद हो गया, कहीं सक्सेस ठीक से नहीं कर रहा है, तो आपने बाद में ऐसा किया। जबकि ये पहले भी नीति ला सकती थी सरकार पहले भी कर सकती थी, पहले भी एक अच्छी योजना बना सकती थी। तो आपके पास विजन नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, आप किस तरह से काम करते हैं। आप एक पंचायत का बजट लीजिए, सिर्फ नल जल पे ही बात कर रहे हैं, एक पंचायत का बजट लीजिए, जितना पैसा खर्च हुआ 4 साल के दरमियान, 5 साल के दरमियान, तो पंचायत में देखिएगा अगर 15, 18, 20 लाख रुपया एक वार्ड में खर्चा होता है, 15 वार्ड है तो उसको जोड़ दीजिए, 3 करोड़ रुपया लगभग खर्च हुआ। 15 वार्ड में 2.5 से 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो भैया आप छोटा छोटा काम क्यों किए? इसमें गुणवत्ता इतना खराब हुआ कि साल भर में सब बैठ रहा है। आप जल मीनार बनाते, आप एक बार में पूरे बिहार में नहीं बनाते। आप कहते 25% पंचायतों में एक बार जल मीनार बनाएंगे और 25% अगले साल बनाएंगे, 25% अगले साल, 4 साल में पूरे बिहार में बन जाता। और 2.5-3 करोड़ रुपया जो आप एक पंचायत में आपका खर्च हुआ, 2.5 करोड़ में बेहतरीन जल मीनार बनता, जिसका लाइफ 40 से 50 साल होता। आज शहर में जो पानी चल रहा है या किसी पंचायत में चल रहा है, जाके देखिए जहाँ जल मीनार बना है, आराम से उसका लाइफ 30 साल 35 साल चल। ये जो अभी शहर में जो है बहुत जगह पर देख रहे हैं, गड्ढा है सड़क पे, नाला, बारिश होता है नाले का पानी सड़क पे आ जाता है, जाम लगा हुआ रहता है। भोला टॉकीज पे जो है तो अभी तक में जो है फ्लाईओवर का कब का योजना बना हुआ है, अभी तक रुका हुआ है। बहुत जगह सड़क, गली वगैरह में जो सड़क है टूट गया है, गड्ढा हो गया है। इस पे आपका क्या ठोस कदम उठाया है? देखिए इसमें ऐसा है कि शहर जो है वो नगर परिषद उसके अधीन आता है। तो नगर परिषद होता है उसके अधीन आता है। ये एक स्वायत्त संस्था है और शहर के डेवलपमेंट का पूरा प्लान वो नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत, ये तीन होता है नगर में। तो समस्तीपुर नगर परिषद है, इसके सारे डेवलपमेंट का प्लान उसी को बोर्ड को बनाना है और उसी को इम्प्लीमेंट सरकार करती है और वो एक स्वायत्त संस्था है।
उसमें हम लोगों का, किसी सांसद का, किसी विधायक का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। फिर भी हमने लगातार प्रयास किया है और विधानसभा में अपने समस्तीपुर शहर और पूरे बिहार की जो शहरों की हालत है, पटना जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, दरभंगा जाइए, कहीं जाइए, आप शहरों की हालत बहुत ख़राब देखेंगे। ट्रैफिक का जाम देखेंगे, रोड का टूटा देखेंगे, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का निकासी पूरी तरह से ध्वस्त है। इसको लेकर मैंने कई बार सदन में बहुत ही प्रमुखता से उठाया है, मंत्री और मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको उठाया है। और शहर में जैसे फिर भी कुछ प्रयास किया है मैंने, कि जबकि हमारा इंटरफेयर छोटे मोटे इन कामों में नहीं रहता है, गली नली सब की योजनाओं में, लेकिन बड़े योजनाओं में मैंने कुछ काम करने का काम किया है। जैसे शहर में गोरा रोड में जाम लगता था तो मैंने एक बाईपास बनाया है। एक दूसरा बाईपास जो आपको मगरदही से लेकर जितवारपुर जाते हैं, तो एक शहर में एक जाम की समस्या खत्म होगी। दूसरा बाईपास एक 20-25 करोड़ का, लगभग 40 करोड़ का, एक जो हम लोग लक्ष्मी टाकिज से गंडक कॉलोनी होते हुए धर्मपुर चकनूर होते हुए एक बाईपास सीधे ताजपुर निकाल रहे हैं, लगभग 40-50 करोड़ का, जिसका काम हमारा चल रहा है, काम शुरू हो गया है। तो इस तरह का काम कर रहे हैं। शहर में कई नाला वगैरह का भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर काम वगैरह कर रहे हैं। लेकिन सरकार सही तरीके से नगर पालिका को भी मदद नहीं कर रही है, सही तरीके से फंडिंग नहीं कर रही है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, वो भी बेचारे निर्वाचित होकर के अपने वार्ड का सही से समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार इतना फंडिंग नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से इसमें कमी है। जहाँ तक भोला टाकिज आरओबी का बात है, तो मैं यह बता दूँ कि इस मुद्दे को मैंने सदन में 10 बार से ज़्यादा उठाया है, और अपने महत्वपूर्ण जो अवसर मिलता है, उस महत्वपूर्ण अवसर का उपयोग सदन में मैंने भोला टाकिज आरओबी को लेकर उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 10 मुलाकात है सिर्फ भोला टाकिज आरओबी के मुद्दे पर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यह नहीं बन पाया। इसकी वजह को समझिए कि अगर बिहार सरकार के हाथ में सिर्फ रहता तो मैं करवा लेता, ठीक है, लेकिन इसमें रेल डिपार्टमेंट, आरओबी में जो रेल ओवर ब्रिज होता है, तो रेल आधा पैसा रेल देती है, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। और मैंने सारी प्रक्रिया को खुद करा करके और पास करके मैंने बिहार सरकार के पास भेजा है, पर्सनली मॉनिटरिंग करके। लेकिन बिहार सरकार पिछले 15 साल में एक भी आरओबी पूरे बिहार में नहीं बना सका है। पूरे बिहार में लोग को, समस्तीपुर के लोगों को सिर्फ नज़र भोला टाकिज जाता है, लेकिन हम लोग की नज़र पूरे बिहार पे है। दरभंगा में दोनार गुमटी है, आज तक जाम लगा रहता है पूरे शहर में। दलसिंह सराय में 32 नंबर गुमटी है, पूरा शहर में जाम लगा रहता है। मुक्तापुर भी पास है, ये सब पास है। मतलब लगभग 60, 70, 80 पुल ऐसा है आरओबी जो पास है पिछले 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से। लेकिन वर्तमान सरकार एक भी पुल नहीं बना सकती, सिर्फ भोला टाकिज ही नहीं, एक भी पुल पूरे बिहार में 15 साल में नीतीश सरकार के शासन में और नीतीश शासन में नहीं बन पाया। और अभी मैंने, जब तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे, तो उस विषय पर तेजस्वी यादव ने रेल मंत्री से इस पर विस्तार से बात किया, और पथ निर्माण मंत्री से भी इस पर बात किया है। तो बात आगे बढ़ी है, फाइल आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर कुछ फेज, 2 फेज में, 3 फेज में काम होना है। इसमें काम होगा जिसमें भोला टाकिज 1 नंबर पे है। और फर्स्ट फेज में जो 20 पुल का कुछ काम अभी टेंडर में जाना है 2-3 महीने में, तो वो उसमें भोला टाकिज को मैंने इतना दबाव बना कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में काम होगा। अगर शिक्षा के मुद्दे पर बात करें तो शिक्षा में जो है सो 2016 में एक बिहार सरकार एक्ट लाए, जिसमें जो है सो कोचिंग अधिनियम के तहत जो है सबका रजिस्ट्रेशन, उसका कुछ नियमावली बना। और इसी से संबंधित एक समस्तीपुर का क्वेश्चन है कि समस्तीपुर के बहुत सारे छात्र छात्राओं को एमकॉम के लिए समस्तीपुर में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे एमकॉम का पढ़ाई हो, वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर का पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो इसमें आप क्या कदम उठाए हैं? देखिए, एक तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। कोई भी जो डेवलपमेंट का काम होता है, उस किसी नीति के तहत होता है, किसी योजना के तहत होता है। और योजना बनाना एक विधायक का काम नहीं, सरकार का काम है। जिस पार्टी की सरकार होती है वह योजना बनाती है कि सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो अभी जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में सबसे पीछे राज्यों की श्रेणी में आज भी बरकरार है। जबकि भले लोग कहते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन तमाम रिपोर्ट का आप अध्ययन करेंगे तो वो रिपोर्ट बताता है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। असर एक संस्था है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, वो एक रिपोर्ट देता है। वो पूरे देश के तमाम राज्यों में सर्वेक्षण करता है और सर्वे करके यह बताता है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्कूलों में कैसे क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है। उसने यह बताया कि बिहार में 80% बच्चे जो 6ठे 7वें में पढ़ते हैं
वो दूसरे तीसरे क्लास की किताब को भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये स्थिति है। कॉलेजों की स्थिति ऐसी है, कहीं लेक्चरर की बहाली पूरे बिहार में इस सरकार में, एनडीए की सरकार में पिछले 15 साल में नहीं कर पाए। इसके कारण आप किसी कॉलेज में जाएं, लेक्चरर की ज़रूरत है, वैकल्टी की ज़रूरत है 30-40, और वहाँ पे 5, 7, 8, 10 टीचर हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप नामांकन ले रहे हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। मिडिल हाई स्कूल वगैरह में तो स्थिति बहुत, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल हो गया है। इसके कारण लोग किसी तरह मैट्रिक, इंटर का डिग्री ले रहे हैं, कॉलेज वगैरह का डिग्री ले रहे हैं, लेकिन बेचारे के पास वो क्वालिटी नहीं होता है, जिसके कारण वो मार्केट में, कंपटीशन में सही तरीके से फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और मुझे लगता है इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मैंने समस्तीपुर में शिक्षा के सुधार के लिए प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल हो, इसके लिए मैंने लगातार सरकार पे दबाव बनाया। मुझे लगता है कि 99% पंचायतों में हाई स्कूल अपग्रेड हमने कराने का काम किया है। शायद एक आध पंचायत कोई बचा है जिसको आने वाले 1-2 महीना में उस पंचायत को भी हम लोग ले लेंगे। और पीजी की पढ़ाई हमारे समस्तीपुर जिला में, जबकि 45 लाख की आबादी, आप समझिए 45 लाख की आबादी जिस जिला की हो, उस जिला में सिर्फ एक कॉलेज समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में पीजी की पढ़ाई होती है, उसमें भी एक सीमित सीट है। और हमारे यहाँ के हज़ारों बच्चे जो पढ़ाई के लिए जागरूक हुए हैं, हमारी जनता, हमारे माता पिता जो समाज के हैं, वो अब पढ़ाई में जागरूक हुए। अपने बच्चे को चाहते हैं हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और हमारे बच्चे बच्चियों को पीजी की पढ़ाई के लिए दरभंगा जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, बेगूसराय जाना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। तो अभी जाकर के 3-4 कॉलेजों में, आर कॉलेज है, बीआरबी कॉलेज है, महिला कॉलेज है, इन तीनों में हमने प्रयास किया था। विभाग के तमाम बड़ी अधिकारी को 5 बार बुलाया है मैंने विधानसभा में अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन लोगों ने आश्वासन दिया है, इस दिशा में काम भी हुआ है। अब कई जगह पर काम होगा। कॉमर्स का भी शिकायत है, कई वैकल्टी की शिकायत है। मैं लगातार प्रयासरत हूँ और शिक्षा विभाग यह करके टाल देता है कि यह यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी ही किसी कॉलेज में को अपग्रेड करेगा, पीजी का फैसिलिटी देगा, वहाँ पर इस तरह का करेगा। तो कहने का मतलब है टाल मटोल बहुत ज़्यादा है, सरकार में काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन व्यक्तिगत प्रयास मेरा है कि मैं विभाग के मंत्री से, विभाग के प्रधान सचिव से, शिक्षा विभाग के, और विधानसभा में बहाल शिक्षा व्यवस्था को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया है और करते रहेंगे। अच्छा, अभी आने वाला तो विधानसभा चुनाव भी है, तो इसके लिए आपका रणनीति और पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति के 15 साल का शासन था और बिहार में व्यापक बदलाव की बात सरकार ने कही थी, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में बिहार सबसे पीछे है। अपराध के आंकड़ा में आप जाएंगे तो मेरे शासन को बदनाम किया कि ये गुंडा राज है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ, चुनौती के साथ कहता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, आपके पास भी आंकड़ा रहता है। राजद शासन काल का प्रत्येक वर्ष में अपराध का आंकड़ा को आप अध्ययन करें और अभी लगातार 15 साल का आप प्रत्येक वर्ष के आंकड़ा का, कितना हत्या, कितना बलात्कार, कितना अपहरण, कितना डकैती, कितना छिनतई, कितने अपराध हुए, 100% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हम दिखा सकते हैं। ये आंकड़ा कहाँ से आया बोलिएगा? ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये एनडीए सरकार गृह विभाग का आंकड़ा है कि जो 2005 में से पहले जो अपराध का आंकड़ा था, 1 लाख से कम कॉग्निजेबल क्राइम, जो संज्ञेय अपराध कहलाता है, वो कॉग्निजेबल क्राइम वो 1 लाख से नीचे हुआ करता था हमारे शासनकाल में, राजद शासनकाल में। और आज जो सुशासन की सरकार कहलाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार कहलाती है, 2 लाख के आसपास आंकड़ा है। आप अभी का, पिछले साल का, 1-2 साल का, अभी आप गूगल पे सर्च कीजिए, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत सरकार का आंकड़ा है, वह बताता है 100% की वृद्धि विभिन्न अपराधों में। अब मीडिया मैनेजमेंट करके, तमाम तरह की चीज़ को आप कंट्रोल करके, आपको इतने अपराध बढ़ने के बावजूद आप सुशासन की सरकार कहते हैं। अभी आप देखिए कि गोपालगंज में जिस तरह से एक परिवार के लोगों को घर में घुस करके पूरे को नरसंहार करने का काम किया गया और उसमें सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये लगातार अपराध है। आपने देखा किस तरह से ये बालिका गिरी का कांड किस तरह से हुआ, किस तरह से बचाने का कोशिश किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ, राष्ट्रीय जनता दल ने इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया, तब जाकर के इस पर इंक्वायरी हुआ और दोषी लोग को पकड़े जाने लगे। तो इस तरह का आंकड़ा लगातार है। तो विभिन्न मोर्चे पर यह सरकार रोजगार देने के मामले में, शिक्षा देने के मामले में, अपराध रोकने के मामले में, पलायन रोकने के मामले में, उद्योग कल कारखाने लगाने के मामले में, तमाम मोर्चे पर यह सरकार फेल हुई है। और मुझे लगता है कि हम आज युवा नेता की जरूरत है। एक बिहार को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो केंद्र सरकार में आंख में डाल करके बात कर सके,
ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो कुर्सी बचाने में लगा रहे। आज देखिए, जब नीतीश कुमार जी थे, राष्ट्रीय जनता दल का मांग था कि बिहार की झारखंड बंटने के बाद और आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो बिहार का विकास कैसे होगा। बिहार को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, जो राष्ट्रीय जनता दल ने, जब हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी की सरकार थी तो उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। और नीतीश कुमार लगातार वो भी मुद्दा बना रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। लेकिन आज एनडीए की सरकार 6 साल से 7 साल से है और वादा किया गया था देश के प्रधानमंत्री के जरिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे ताकि बिहार का विकास होगा। आज डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार में तरह तरह के उद्योग, कल कारखाने, तमाम तरह का डेवलपमेंट होता, स्पेशल पैकेज भी मिलता तो बहुत सारे काम होते। आज कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि पूरे बिहार का सीट एनडीए के खाते में है। 40 में से 39 सीट जनता ने जीता करके एनडीए का सरकार बनाया है। और बिहार में भी किस तरह से तख्ता पलट करके, किस तरह से छल प्रपंच कर करके जनता ने महागठबंधन को दिया, एनडीए का सरकार बनाया। क्या बोला था मुख्यमंत्री जी ने कि हमने बिहार के हित में एनडीए के साथ जा रहा हूँ और इसे बिहार का हित होगा। क्या अभी एनडीए में जाने के बाद बिहार को क्या स्पेशल इनको मिला, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया मोदी सरकार ने, स्पेशल पैकेज दिया? कुछ भी नहीं। किसी भी तरह योजनाओं में किसी तरह का स्पेशल प्रेफरेंस तक नहीं दिया गया है, जबकि बिहार की बदहाल स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों मुंह खोल करके नहीं बोल रहे हैं? क्यों आंख में आंख डाल करके भारत सरकार से बात नहीं कर रहे हैं? सिर्फ कुर्सी पे बने रहना। तो मुझे लगता है बिहार में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कड़ा फैसला ले सके और भारत सरकार से आंख में आंख डालकर बात कर सके और बिहार के हक लेने की लड़ाई लड़ सके। सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई ही राजनीति नहीं है और वही सत्ता सफल सत्ता नहीं कहलाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह पिछड़ापन हुआ है, उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए एक युवा नेता को, एक नए चेहरे की बिहार को जरूरत है। एक आशा की उम्मीद से लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रहे हैं कि भाई ये आएगा तो हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग परिवर्तन के मूड में हैं और हम तमाम तरह का जो बिहार का पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए एक रोड मैप हमारे नेता के पास है, उस दिशा में हम काम करेंगे और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ आएगी। मतलब कहना है कि राजद की जो आने वाले जो चुनाव है उसमें राजद का मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब इनका मुख्य, और विकास तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी।